नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, भारत के रचयिता कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को आने वाले 2 ही दिन बाद जन्म जयंती भी है। लगातार कहा यह जाता है कि जिस तरीके से बाबा साहब दुनिया भर में मशहूर हैं, शिक्षाविद के नाम से, दार्शनिक के नाम से और भारत के संविधान निर्माता के रूप में, एक समय ऐसा था कि जब 1987 की जब हम बात करें, कांग्रेस की सरकार में इन्हें गजिस्टेड हॉलीडे बाबा साहब का घोषित किया जाता है और उसके बाद लगातार हमें यह देखने को मिल रहा है कि गजिस्टेड हॉलीडे तो ना सही, यहां तक कि रेस्ट्रिक्शन हॉलीडे भी, RC जिसे कहते हैं, वो भी नहीं दी जाती। वजह क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं रतनलाल कैन साहब, जानकारी रखते हैं हर उन पहलुओं पर। आखिर हमारे जो लोग हैं उनको गुमराह क्यों किया जाता, क्या सरकार आज भी उस नीति को तहत चल रही है कि इनके साथ भेदभाव किया जाए, या जो संविधान निर्माता है उनके साथ में उस तरीके से व्यवहार किया जाए कि शायद जैसे कि वो संविधान निर्माता ही ना हो। क्या चाहती है आखिर सरकार? इतने वर्ष होने के बाद भी आज तक उनको गजिस्टेड हॉलीडे जो घोषित की जाती है, की जानी चाहिए थी, क्यों नहीं वो दर्जा दिया जाता? वजह क्या है? सर, स्वागत है पहले तो चैनल पर आपका। आप जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आपने इसी विषय के ऊपर मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए आप आए हैं। मैं ये आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने वर्ष 1987 में 17 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया, एक हिस्टोरिकल, और वो भी एक ऐसा प्रस्ताव था जो यूनानिमस था, सर्वसम्मति के। सारी रूलिंग पार्टी से लेकर अपोजिशन पार्टियों ने सबने सर्वसम्मति से बाबा साहब के जन्म दिवस की छुट्टी 14 अप्रैल को एक सार्वजनिक रूप से मनाने का प्रस्ताव पारित किया। और ये 1987 की बात, 17 जुलाई 1987 को जी प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन चंद महीनों बाद ही दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन काउंसिल भंग हो गई और भंग होने के बाद इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया गया। कारण क्या लगता है आपको? क्या वजह रही होगी? मैं विस्तार के तौर पे बता दूं जी कि सन 1993 में दिल्ली का नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट आया और पहला चुनाव दिल्ली का, दिल्ली गवर्नमेंट का चुनाव, दिल्ली की असेंबली यहाँ आई स्थापित की, मेट्रोपॉलिटन की जगह अब यहाँ पर दिल्ली असेंबली आ गई। और दिल्ली असेंबली के अंदर भी इस मामले को उठाया गया कि क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर विचार मंच ये मांग करता आया है कि 14 अप्रैल की छुट्टी को गजेटेड हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। हाँ, उन्होंने स्वीकारा। सदन के अंदर 1994 20 मार्च 1994 को एक लिखित उत्तर में तत्कालीन जो मंत्री थे GAD के, उन्होंने इस चीज को स्वीकारा कि बाबा साहब के जन्मदिन की एक हम सार्वजनिक छुट्टी 1990 से करते आ रहे हैं। ये गजिस्टेड हॉलीडे की बात हो रही है, गजिस्टेड हॉलीडे के रूप में मनाया जा रहा है। हाँ, गजिस्टेड हॉलीडे के रूप में हम उसको स्वीकृत करते आ रहे हैं। उसका जवाब आपके पास आया? मेरे पास जवाब आया। मेरे पास जवाब नहीं, बल्कि दिल्ली विधानसभा में मंत्री महोदय ने सरकार की ओर से ये स्टेटमेंट दी है लिखित में। लेकिन जब इसको एग्जामिन किया गया, हमने कहा कि आपने ये बयान गलत दिया है, क्योंकि सार्वजनिक छुट्टी नहीं कर रहे आप डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन की छुट्टी सार्वजनिक घोषित नहीं कर रहे, केवल इसे क्लोज हॉलीडे कर रहे हैं। ये आपका कहना गलत है। तो ये क्लोज हॉलीडे और गजेटेड हॉलीडे में आखिर फर्क क्या है? क्यों लोगों को समझ में नहीं आता? देखिएगा, गजेटेड हॉलीडे का मतलब है कि साल में 12 छुट्टी सरकार की ओर से निर्धारित है। उन 12 छुट्टियों को कैलेंडर में हम छापते हैं और इसके अलावा हम सरकारी कर्मचारियों को 10-12 कैजुअल लीव भी देते हैं, 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी देते हैं, लेकिन आम जनता के लिए 12 छुट्टी यहाँ है। अच्छा, अगर हम ये माने कि धर्म के अनुसार जो जितना जनसंख्या है उसके अनुसार छुट्टी दी जाए, तो हर धर्म की 1-1, 2-2 छुट्टियां हैं, लेकिन हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा छुट्टियां हैं। अगर कोई छुट्टी कम करने की आवश्यकता है तो वो केवल हिंदुओं की छुट्टियों में से ही की जा सकती है। ये कारण हासिल जिसकी वजह से आज तक ये छुट्टी सार्वजनिक लिस्ट में नहीं शामिल, गजेटेड हॉलीडे में शामिल न होने का कारण यह है, एक छुट्टी कम करनी पड़ेगी। वो किसकी है? जिनको ज्यादा मिल रही है।
अब ज्यादा किसको मिल रही है इसमें? फिर वही बात आ जाती है। ज्यादा मिल रही है हिंदू पॉपुलेशन के हिसाब से, हिंदुओं को ज्यादा मिल रही है और मुसलमानों को भी लिमिटेड 2 छुट्टी है, ईसाइयों की भी 2 छुट्टी है और बौद्धों की 1 छुट्टी है। राष्ट्रीय दिवस 3 है, राष्ट्रीय दिवस है 3 है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन की। तो आपका जो है हिंदुओं की जब आप बात कर रहे हैं, हिंदू शब्द का प्रयोग जब आप कर रहे हैं, तो क्या बाबा साहब हिंदू नहीं थे? नहीं, बाबा साहब हिंदू नहीं थे, बाबा साहब बौद्ध हो गए थे और पहले तो वो हिंदू ही थे। पहले हिंदू थे जी। लेकिन अगर छुट्टी करनी है, आप उनको जब विधिवत रूप से रेजोल्यूशन पास कर लिया है तो फिर छुट्टी क्यों नहीं करते? अच्छा, उनका वोटे से कोई मतलब नहीं है। मनसा क्या लगती है? मनसा ये है दुर्भावना। अच्छा, अगर बाबा साहब को बराबरी का दर्जा देते जी, बाबा साहब को बराबरी का दर्जा देते तो आज उनको 26 जनवरी वाले दिन राष्ट्र की ओर से उनको श्रद्धांजलि दी जाती, राष्ट्रपति की ओर से। ये उनके साथ में दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाया गया है। तो अभी जैसे कि देखा गया, अभी हाल ही की बात करें, बाबा साहब की मूर्ति को पहले तो हटाया गया, शिफ्ट किया गया, अब वहां उस प्रांगण में लोगों को जाने की अनुमति भी नहीं थी। तो क्या लगता है कि ये बाबा साहब को जो हम इतना उत्साह से जो भावना है बहुजन समाज की, उत्साह से हम जो मनाते हैं, क्या उसको खत्म करने की या नष्ट करने की बात चल रही है? इसके पीछे एक धारणा हमें देखने को मिली और हमें भारत सरकार की ओर से जो भारत के प्रमुख हैं सरकार में, उनके मुख बंद से ये बात आई कि डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर यहाँ लाखों की तादाद में क्यों भीड़ इकट्ठा होती है, क्यों लोग लाइन में लगकर घंटों लाइन में इंतजार करके डॉक्टर अंबेडकर के स्टैच्यू पे मार डालने। तो ये स्टेटमेंट किसका था? ये सरकार के सोच जो है गोपनीय है। अच्छा, मतलब मनसा सरकार की है। मनसा सरकार की है जी। लेकिन ये चीज आ गई श्री ओम बिरला जी, 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, उनके मुंह से आ गई कि सरकार ने पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू अन्य स्टैचुओं के साथ भी हटा के एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए। लोगों में इसके ऊपर बहुत गुस्सा है, जबकि इस संसद ने आज तक भी कोई प्रस्ताव पारित करके किसी भी स्टैचू को हटाए जाने की कोई प्रस्ताव पास किया ही नहीं। ये झूठ, उसके बावजूद भी हटा दिया गया। उसके बावजूद हटा दिया। एक गुस्सा तो लोगों का ये बाबा साहब का स्टैचू वहां से हट गया। अब ये है कि उसको प्रेरणा स्थल नाम दे दिया, जबकि लोगों का और सांसदों का ये कहना है कि वो तो ग्रेव यार्ड है, स्टैचुओं का कब्रिस्तान है। अच्छा, जहाँ ये मूर्तियां स्थापित की गई हैं जी। अच्छा, ये सांसदों का कहना है, मेरा ही कहना नहीं है, सांसदों का कहना है। संसद में कहा है कि ये स्टैचू की कब्रगाह बन गई है। तो इस पे जब आपत्ति क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उसको शिफ्ट करने की बात करते? यही एक विडंबना है जी कि सरकार डॉक्टर अम्बेडकर की ख्याति को रेस्टोर नहीं करना चाहती। वो चाहती है डॉक्टर अम्बेडकर मानना ही नहीं चाहते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता ही थे। वो भी नहीं मानते। मेरे पास तो ऐसे पत्र व्यवहार हैं। आरटीआई में मुझे पीएम ऑफिसर ने ये लिख कर दिया डॉक्टर डीओपीटी के थ्रू कि ना तो डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता थे, ना डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब संविधान के रचयिता है। नहीं, संविधान के रचयिता के साथ साथ वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। मैं स्वतंत्रता सेनानी की क्या डेफिनेशन है, उन्होंने मुझे राइटिंग इस बात का कोई आपके पास तथ्य है क्या? यस, मेरे पास लिखत में इसके एक बार अगर दिखा दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे दर्शकों को। मैं अपने दर्शकों को इसमें साझा करूंगा जी कि ऐसे पत्र व्यवहार मेरे पास है जिसमें ये कहा गया डॉक्टर अम्बेडकर ना तो स्वतंत्रता सेनानी थे और ना संविधान निर्माता। इसकी एवज में उन्होंने ये दलील दी कि डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे क्योंकि एक दिन भी जेल नहीं गए। अच्छा, ये इन्होंने दलील दी है डीओपीटी ने कि खान मार्केट स्थित जो डीओपीटी का दफ्तर है, उन्होंने ये मुझे पत्र भेजकर ये बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर को स्वतंत्रता सेनानी घोषित नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दिन भी जेल नहीं गए। और भारत का संविधान निर्माता क्यों नहीं मान सकते? भारत का संविधान निर्माता लाल कृष्ण आडवाणी ने मुझे एक पत्र लिखकर 2002 में मुझे नहीं बल्कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को लिखा और एक कॉपी उन्होंने भेजी तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर को कि डॉक्टर अम्बेडकर का गार्लैंड किया जाए स्टैचू को, जो संसद में उनकी मूर्ति लग रही है राष्ट्रपति द्वारा। तो आडवाणी साहब का ये कहना था
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मुझे अंत में जवाब दिया, अगर देश के राष्ट्रपति वहां जाते हैं गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैच्यू को माला डालने, तो उनकी सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो जाएगा। अगर देश की जो सुप्रीम कमांडर है, 3 सेनाओं के अध्यक्ष हैं, उनको अगर पार्लियामेंट के अहाते में खतरा है तो देश कैसे सुरक्षित है? ये बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि सरकार से पूछा भी जाना चाहिए। आज तक इस पर किसी भी चैनल ने, किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी कहे समाज सुधारक ने ऐसी बात क्यों नहीं नोटिस की? आज तक भी किसी चैनल ने इस बात को दर्शाना और दिखाने का साहस ही नहीं किया। ये आपका चैनल पहला चैनल होगा जो मेरे इस इंटरव्यू को, इस बात को हाईलाइट करेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर को सरकार संविधान निर्माता नहीं मानती, डॉक्टर अम्बेडकर को, बाबा साहब को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती। उसका मेरे पास ये आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा, मैंने आपको इसकी कॉपी भी दी है, आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा कि ये कितनी बड़ी विडंबना है कि सरकार राइटिंग में कह रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं थे। और अडवाणी जी ने मुझे लिख कर दिया है एक पत्र के जवाब में कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले ने संविधान नहीं बनाया, सब लोग महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता कहते हैं तो मैं भी कहता हूँ, सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहते तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता का टाइटल नहीं दे सकते क्योंकि संविधान की धारा 18(1) और 2 ये हमें मना करती है कि हम टाइटल नहीं दे सकते। अगर टाइटल नहीं दे सकते बाबा साहब को, तो महात्मा गांधी को बिना टाइटल दिए, बिना ऑर्डर निकाले राष्ट्रपिता क्यों लिखते हो, क्यों प्रदर्शित करते हो, क्यों पुस्तकों में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे या है? नहीं, ये तो आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं उस हिसाब से ये लगता है कि सरकार आज भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर को, जो कि विश्व ज्ञाता है, विश्व के निर्माता है, वहां पर इतनी हीन भावना, इतनी नीचता के साथ बाबा साहब को देखना, क्या ये लगता नहीं कि आज भी जो है ये बहुत बड़ी दुर्भावना है जी, ये विडंबना भी है कि हम लोग इसको सह रहे हैं। आज जो सरकार वर्तमान में बैठी है, हमने इनको भी नहीं देखा, इनसे पहले आज तक सरकार रही दिल्ली के अंदर, उनको भी देखा, आप पार्टी को, उससे पहले कांग्रेस रही, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे के ऊपर कार्रवाई नहीं करी कि बाबा साहब को विधिवत रूप से संविधान निर्माता का टाइटल दिया जाए। वहां संविधान आ जाता है, संविधान की धारा 18 आ जाती है, और जब विदेशों से टाइटल ले लेकर आते हैं देश के प्रधानमंत्री, तब इन्हें ये नहीं आता संविधान की धारा 18(3) और 4 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुमति बगैर लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी पद पर बैठा हुआ, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विदेश से टाइटल नहीं ले सकता, डिक्लेरेशन नहीं ले सकता। तो फिर क्यों उल्लंघन हो रहा है? वहां तो उल्लंघन स्वीकार है, लेकिन बाबा साहब को संविधान निर्माता का टाइटल देना स्वीकार नहीं है। ये दुर्भावना है। जब दुनिया जानती है, दुनिया मानती है, सरकार मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? मेरे पास ऐसे दस्तावेज है, सन 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब बाबा साहब अम्बेडकर को डीलिट की डिग्री दी, तो बाबा साहब को उन्होंने लिखा कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब विदेश मानता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यूएसए मानता है, तो भारत सरकार क्यों नहीं मानती? क्यों? यहाँ कास्ट की हीन भावना है, जातिवाद है। डॉक्टर अम्बेडकर जन्म से तो शेड्यूल कास्ट पैदा हुए, वो शेड्यूल कास्ट का तकमा बाबा साहब से नहीं हट रहा। असली वजह तो ये हटेगा या ऐसा ही चलता रहेगा? ऐसा ही चलता रहेगा जब तक संसद का घेराव नहीं होगा। कौन करेगा संसद का घेराव? जनता करेगी, जनता उठेगी। जनता जैसे मेरे जैसे लोग इस चीज को उजागर कर रहे हैं, तो जनता में इस चीज के भावना पैदा होनी चाहिए कि हम कैसे अपनी बात को मनवाएं। हम ऐसी सरकारों को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानती, उसको वोट ना दें। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी क्यों ना हो, मैं नाम लेकर नहीं कह रहा, ऐसी किसी भी पार्टी को वोट ना दिया जाए। और संसद का घेराव तब तक किया जाए जब तक हमारी बात को नहीं मान लिया जाता। हम कोई घेराव के समय में किसी प्रकार का कोई उधर नहीं मचाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, चारों तरफ से संसद को घेरा जाए। ऐसे तो अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा, मैंने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। हम ऐसा नहीं
जैसे कलकत्ते में रामनवमी के टाइम पर अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्त लगाई कि रामनवमी के जुलूस को परमिशन तो दी जाती है, लेकिन उसमें कोई शस्त्र नहीं होंगे, वेपन नहीं होंगे, लेकिन सब लोग तलवार, नंगी तलवार, भाले, तीर लेकर निकले और सब ने ड्रावा धमका ऐसा वातावरण पैदा कर दिया, अगर हमसे टकराओगे तो तलवारों से वार करेंगे हम तुम्हारे ऊपर। ऐसा अगर है तो ये तो देश की जो संसद है, देश के जो हाई कोर्ट है, उनको सोचना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के ऐसे लोगों को बंद किया जाए। कैन साहब, आपको जो का कहना, ऐसा नहीं लगता कि जो हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि इस समय हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है भारत की? बिना डिक्लेयर किए हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है। आप इसे माने या ना माने जी, बिना अमेंडमेंट किए इन्होंने भारत का नाम भी बदल दिया। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत जी। तो जब आर्टिकल 1 इंडिया पे कहता है और उसको हम भारत भी कह सकते हैं, अब तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया भारत दैट इज इंडिया। ये देश का उल्लंघन है, देश की विडंबना है कि हम ऐसी सरकार को सह रहे हैं। क्या ये जो आम लोग हैं, आम जनता की, जो लोग जनता वोट देती है, अपने सांसदों को नेता बनाती है, संसद तक भेजती है, राज्यसभा तक भेजती है, उनको क्या ये चीजें समझ में नहीं आती? 120 सदस्य हमारे रिजर्व सीट से आते हैं संसद के अंदर जी। अगर वो भी करवट बदल लें, 120 एक जगह खड़े हो जाएं और ये कहें कि वर्तमान सरकार ने आर्टिकल 1 का उल्लंघन किया है, इंडिया लिखकर, इंडिया की जगह भारत लिखकर, और उसकी जगह ऐसे ऐसे नारे देते हैं, आपको लगता है कि वो इस काम को करने के लिए सक्षम है? सक्षम नहीं है, उनको कॉम्पिटेंसी नहीं है। संविधान में परिवर्तन करे बगैर कोई भी सरकार बदलाव नहीं कर सकती है, और इन्होंने बदलाव नहीं किया, जबरदस्ती करी है और लिखना शुरू कर दिया। लिखना ही नहीं, पढ़ एनसीईआरटी की बुकों में तो इसका ट्रांसलेशन भी गलत किया गया है। जब मैंने इसकी आपत्ति करी तो उनको लगा नहीं भारत तो धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है। भारत पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों में अंतर है क्या? यस, भारत का संविधान इंग्लिश में पास हुआ है जी। अगर आप कहें तो मैं इसका कोई सा भी प्रश्न पढ़कर सुना सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि ये इंग्लिश में पास हुआ है, हमने हिंदी में पास नहीं किया, और इंग्लिश में इसको सेक्युलर वर्ड नाम दिया गया है। बिल्कुल, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर आज की डेट में कहा जाता है। ओरिजिनल भी डेमोक्रेटिक सेक्युलर पास जो हुआ है वो सेक्युलर वर्ड के नाम से हुआ है। तो आज भी बिना प्रियम्बल में अमेंडमेंट करे हुए इन्होंने उसमें लिखना शुरू कर दिया पंथ निरपेक्ष। मैं पंथ निरपेक्ष का ये ट्रांसलेशन ही गलत है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि मैं संविधान का हिंदी में अनुवाद करा दूंगा। उन्होंने अनुवाद करवा दिया। अगर अनुवाद गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी अकेले की है, लेकिन संविधान सभा ने तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन पास किया। संविधान सभा की जब हम बात करते हैं, लोग जब हम संविधान के बारे में लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं या बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन संविधान उन्होंने पूर्ण रूप से लिखा नहीं, इसलिए उन्हें संविधान सभा का जो है नेता नहीं माना जा सकता। नहीं साहब, ये कहना गलत है कि बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने सारा संविधान नहीं। संविधान तो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया, और जिन परिस्थितियों में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अब तक लिए गए निर्णय के अनुसार जो निर्णय हो चुके हैं उससे आगे का ड्राफ्ट बना के दीजिएगा। ये बाबा साहब की एक मजबूरी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पत्र लिखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये परमिशन मांगी कि मुझे ड्राफ्ट बनाते समय कुछ डेविएशन करने की इजाजत दी जाए, ताकि मैं कुछ इस संविधान के अंदर आम जनता को मूलभूत अधिकारों के साथ साथ में बराबरी और ये सब कुछ प्रदान करूं। तो इसलिए बाबा साहब की को परमिशन दी गई कि हाँ, इसमें आप डेविएशन कर सकते हैं। और वो उनको इस प्रकार की स्वीकृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी। उनको ये कहना कि ये ड्राफ्ट उनका नहीं है, ड्राफ्ट सारा उनका है, और जिन परिस्थितियों में जितनी उनको स्वीकृति थी उसमें उन्होंने ड्राफ्ट बना के दिया, पास भी करवा कर दिया।
एक बड़ा सवाल यहाँ कैंसर ये आता है कि हमारे बहुत सारे समितियां चल रही हैं, बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां चल रही हैं, उसके बावजूद एक सरकार मनमानी ढंग से संविधान निर्माता को संविधान निर्माता नहीं मानना चाहती, उनके नाम पर छुट्टी नहीं करना चाहती, गजेटेड हॉलीडे डिक्लेयर नहीं करना चाहती। तो आखिर जो हमारे लोग हैं, क्या वो बिल्कुल सो चुके हैं या उनके जमीर बिल्कुल खत्म हो चुका है कि अपने हक और अधिकार जो कि बाबा साहब ने लड़के छीन करके उन्हें दिए थे, वो अपने अधिकारों को भी सुरक्षित नहीं रखना चाहते? देखिए, इसमें मैं बाबा साहब के उन शब्दों को दोबारा से कोट करना चाहूंगा जी, जिसमें बाबा साहब ने स्वयं कहा था जी कि मुझे व्हाइट कॉलर लोगों ने धोखा दिया। उससे बाद में भी कुछ बातें और आई हैं। आज वो व्हाइट कॉलर लोग इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि वो बाबा साहब के नाम को भूलते जा रहे हैं। अपने पद पाने के बाद, अपनी पोस्ट पे आने के बाद वो बाबा साहब को भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया। अब वो केवल अपना पद और पदोन्नति और अपनी पोस्टिंग उसके ही ऊपर उनका केंद्रित रहता है। बाबा साहब को सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। केवल ऐसे लोगों की वजह से ही नहीं मिल रहा क्योंकि वो अपना कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं। अब रही बात ये कि भाई कैसे होगा, अब इसका तो एक ही रास्ता है, कोर्ट के जाए बगैर कोई काम नहीं हो सकता। कोर्ट में भी जब देखा जाता तो चाहे शासन हो, प्रशासन हो, हर जगह तो उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। आप जो है अपना हक कैसे प्राप्त कर पाएंगे? देखिएगा, ये बात बहुत सुनने को मिलती है कि दूसरे पक्ष के लोगों का वहाँ बहुमत है। बाहुल्य में भी वही है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जब आप अपने पिटीशन लेकर जाएंगे या PIL लेकर जाएंगे तो ये हमारा वकीलों का दायित्व बनता है, वो पैरवी करें, वो बाहर आए और इसको देखें। ये नहीं कि सब काम जनता के ऊपर छोड़ दें और वो केवल मलाई खाने के लिए ये वकील रह गए हैं। इनको भी तो अपनी ड्यूटी निभानी है। अगर कोई IAS ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, हम उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो इन वकीलों को भी तो आलोचना होनी चाहिए कि ये अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे, ये क्यों नहीं बाबा साहब के ऊपर जो कुठाराघात हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। 14 अप्रैल की छुट्टी हो, बाबा साहब को संविधान निर्माता का टाइटल नहीं दे रहे, या बाबा साहब को कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी। इनको हम पिन लगाकर इनसे छीन सकते हैं और वो कोर्ट ही एक रास्ता है। सर, समय जब संविधान को राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा जा रहा था, तब मूल रूप में जो सौंपा गया था, उसके अलावा आपने मुझे एक चीज बताई कि यहाँ पर एक 2 पेज एक्स्ट्रा लगाए गए हैं जो कि बाद में लगाए गए। ये जो 2 पेज है, आखिर ये मामला क्या है? मैं इसके बारे में आपको बता दूं जी। ये संविधान सभा ने पास नहीं की। अच्छा। इसमें है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जी, पहला पेज है जी, और दूसरा पेज है लिस्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन। हमारा संविधान 22 पार्ट में डिवाइडेड है जी। हर पार्ट के शुरू में एक आकृति है, इलस्ट्रेशन है, उसमें उनका जिक्र है, डिटेल्स दी हुई है जी। जब मैंने ये RTI लगा के पूछा कि जब ये संविधान सभा ने पास नहीं करी तो आप इसमें छाप कर इसको बेच क्यों रहे हो कैलीग्राफी कॉपी के साथ? अच्छा। अब इनके पास RTI में कोई जवाब नहीं था तो इन्होंने ये हटा ली। अच्छा। हटाने के बाद दोनों ही दोनों हटा दी। अच्छा। और चंद वर्षों के बाद, 4-5 साल के बाद, अब इन्होंने इस लिस्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन इसको दोबारा लगा दिया। पहले ये लूज थी। अच्छा। अब अगर दूसरे संविधान की मैं मूल कॉपी तो वो इसके साथ पेस्ट है? उसके साथ पेस्ट है, कहो तो मैं दिखा सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात मानते हैं। और उसमें स्टिचिंग भी कर दी गई, वो भी देखना चाहेंगे बाद में। पहले तो आप ये बताएं कि आखिर इसको लगाने का मकसद क्या है? इसका लगाने का उद्देश्य ये है कि संविधान के अंदर जो आकृति बनी हुई है उस आकृति के नीचे डिटेल नहीं दी हुई। अच्छा। तो इस लिस्ट के अंदर उन आकृतियों का विवरण है, लेकिन ये विवरण जो है डिफेक्टिव है, गलत है। कैसे? क्योंकि इसे संविधान सभा ने पास नहीं किया। जो चीज संविधान सभा ने पास नहीं करी उसको आप इसमें इंक्लूड करके छाप कर बेच नहीं सकते। ये मेरा लीगल चैलेंज है। तो इसके लिए क्या आप कोर्ट जा रहे हैं या नहीं? मैंने हटवा दिया। तो अभी आप कह रहे हैं कि एक रह गई। अब मैं दोबारा फिर इसके लिए कोशिश करूंगा जी कि दोबारा क्यों ना तुम्हारे खिलाफ मैं कंटेम्प्ट का केस डालूं कि जो चीज संविधान सभा ने पास नहीं करी उसको आप प्रिंट करा कर बेच क्यों रहे। तो ये तो सीधे सीधे आपको सरकार को चैलेंज दे रहे हैं इस बार? बिल्कुल, ये चैलेंज मेरा नहीं है, ये तो एक कानूनी स्वाभाविक चीज है।
एक पैदा होती है कि भाई जो चीज का संविधान ने पास नहीं करी उसके छाप क्या समझ रहे हैं आप। मेरे पास तो ऐसे भी दस्तावेज हैं जी जो संविधान की तीसरी मूल कॉपी है जी, उसके अंदर 15 पेज ऐड हो गए हैं नए। अच्छा, उसके भी दस्तावेज मेरे पास हैं। अब उसको लगाने का उद्देश्य ये है कि बिना अमेंडमेंट के आप कोई भी चीज मूल संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और वो भी कहाँ की गई है जी, आपको जानकारी आश्चर्य होगा, नेशनल आर्काइव। अच्छा जी, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जनपद के ऊपर तीसरी मूल कॉपी है जो संविधान लोकसभा को नहीं मालूम, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को नहीं मालूम। जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो वो कलकत्ते की नेशनल लाइब्रेरी से पूछ रहे कि संविधान की तीसरी कॉपी आपके पास है। तो उन्होंने जवाब दिया नहीं साहब, तीसरी कॉपी हमारे पास नहीं है, और एक निर्णय के अनुसार वो नेशनल आर्काइव में रखी हुई है। तब जाके इन्हें पता चला आज भी तीसरी कॉपी नेशनल आर्काइव में रखी गई है जिसमें 15 पेज ऐड कर दिए गए हैं। और मैं इस मामले में भी दिल्ली पुलिस के कर्तव्य पथ के थाने में एसएचओ को कंप्लेंट कर सकता हूँ, और उन्होंने मेरी कंप्लेंट को एफआईआर में तब्दील नहीं किया। कब होगा फिर? मैं उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई के लिए आगे जाऊंगा। मेरे पास तो इतना काम है पेंडिंग। सर एक बात यहाँ पर जो मैं समझ पा रहा हूँ, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि तीसरी कॉपी जो थी वो सरकार को भी नहीं मालूम थी कि कहाँ है जी। जब आपने आरटीआई के माध्यम से पूछा तब सरकार के कानों में जूं रहेंगी और उन्होंने सुगबुगाहट में खोजबीन शुरू की, तब उन्हें जाकर के ये पता चला कि नेशनल आर्काइव में तीसरी कॉपी है। अब जब ये पता चल गया तो उसके बाद सरकार की जो मंशा आप बता रहे हैं कि 15 पेज नए ऐड करना, क्या संविधान को खत्म करने के लिए जो उनका कदम था वो पूरा का पूरा उजागर होता है, या फिर उनकी जो मंशा थी कि संविधान निर्माता को हटा दिया जाए वो जाहिर होती है? देखिए साहब, ये इनकी जाति दर्शाती है। अच्छा, गैर कानूनी तो है। 15 पेज संविधान के मूल संविधान की तीसरी प्रिंटेड कॉपी जो आम जनता को उपलब्ध नहीं है देखने के लिए भी। मैंने उसको भी देखा है एक जमाने में, 1984 या 85 की बात है, मैंने उनको भी देखा है। मेरा 40 साल का रिसर्च का अनुभव है नेशनल आर्काइव में, तो ये सब चीजें मुझे वहाँ देखने को मिली। आज लोकसभा को भी ये मालूम नहीं कि तीसरी कॉपी कहाँ उपलब्ध है। और जब मैंने कहा तो उनको आश्चर्य हुआ कि तीसरी कॉपी नेशनल आर्काइव में है। अगर तीसरी कॉपी वहाँ 2 आपके पास हैं लोकसभा के पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में हीलियम गैस चैम्बर के में बंद है, तो तीसरी कॉपी भी मंगा कर क्यों नहीं रखते? क्योंकि कहीं और उसमें पेज ऐड ना हो जाए। मेरा अंदेशा है, मेरी ये संभावना मुझे नजर आ रही है, कल और पेज ऐड हो जाएंगे उसमें। तो आप ये चाहते हैं कि जहाँ 2 प्रतियां रखी गई है वहीं तीसरी को भी रखा जाना चाहिए? बिल्कुल। अभी जो नई संसद बनी है उस नई संसद में 2 संविधानों की जो कॉपी है जी, कैलीग्राफी की हिंदी की और कैलीग्राफी अंग्रेजी की तो रखी है। तीसरी कॉपी जो लिथो प्रेस ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटेड है उसकी कॉपी वहाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ नहीं है क्योंकि और उन्होंने 2 ही रखी है, उनकी नॉलेज ही इतनी है। अगर देश की संसद के सचिवालय को, लोकसभा सचिवालय को इतनी नॉलेज नहीं है तो आम जनता को कैसे पता चलेगी? देश के प्रधानमंत्री को कैसे पता चलेगी कि तीसरी कॉपी हमारी कहाँ है? हमारे देश के राष्ट्रपति को नहीं मालूम कि तीसरी प्रतिलिपि कहाँ रखी है और कहाँ होनी चाहिए। संविधान सभा ने ये पास किया कि इनकी देख रेख करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। आज तक वो कमेटी ही नहीं बनी। अच्छा, और उसका ये भी कहा कमेटी बनाने के साथ साथ इसका पीरियोडिकल निरीक्षण भी होना चाहिए, और निरीक्षण के साथ साथ में इसके साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो। तो मैंने तो ये देखा मुझे हैरानी हुई कि मूल संविधान की कॉपी के अंदर जो प्रश्न बदलते हैं तो लोग उसमें जीभ से लगा के थूक लगा के देखते हैं तो वो अनेक प्रश्न जो है काले पड़ गए, गंदे हो गए। और जो 2 पेपर के बीच में एक पेपर और डाला है जिसको दूसरा व्हाइट पेपर बोलते हैं जी, उसका नाम भी है, वो डाला गया, उसमें रिंकल पड़ गए हैं। अच्छा। ताकि उसका प्रिंट एक दूसरे पर ना आए, उसे रोकने के लिए उस पेपर का इस्तेमाल किया गया। तो
इस तरीके से अब ये एक, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था जी कि जब संविधान का ये प्रियम्बल है हमारा जी, इस प्रियम्बल से पहले बाबा साहब का जो संविधान प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ में ये फोटो है जी, इस फोटो को जो विद कैप्शन डॉक्टर अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद को हाथ मिलाते हुए अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने संविधान पास करवा दिया है। आज मुझे जीवन में सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है, ये बाबा साहब ने कहा और डायस पे जाकर राजेंद्र प्रसाद से हाथ मिलाया। ये पहला फोटो संविधान की प्रियम्बल से पहले आना चाहिए, ये मेरी एक सरकार से विनम्र प्रार्थना भी है, डिमांड भी है, और मैं उनसे कहूँगा कि ये काम तो उन्हें खुद कर लेना चाहिए था, जो मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये दुर्भावना इसके पीछे है। कहीं बाबा साहब को बहुत ज़्यादा ख्याति ना मिल जाए, कहीं बाबा साहब जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रचारित ना हो जाए। आपके रोके से नहीं रुकने वाले, अब दुनिया जानती है। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों को कि ऐसी सरकारों को वोट ना दे जो बाबा साहब अम्बेडकर की ख्याति को मानती नहीं, उसे कम करती है, जातीय आधार पर उनके साथ में दुर्भावना करके उनको प्रताड़ित कर रही है। ये प्रताड़ित करने के बराबर है कि बाबा साहब को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानते, संविधान निर्माता नहीं मानते, और उनके एक चित्र भी नहीं लगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी, मूल संविधान की हर पेज के अंदर जो यहाँ पर हाशिए के अंदर प्रेम नाम का नाम कैपिटल में लिखा हुआ, हर पेज के ऊपर ये आपको प्रेम नाम मिलेगा। क्यों? कि जिसने ये संविधान को लिखा जी की निब से, कैलीग्राफर, वो अपना नाम इसमें लिख सकता है, और नाम ही नहीं लिखा। उन्होंने जब संविधान का अंतिम पृष्ठ लिखा तो इसमें लिखा कैलीग्राफ्ड बाय प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, सन ऑफ श्री ब्रिजमोहन रायजादा, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, केयर ऑफ गोवन प्रेस रामपुर लिमिटेड, रामपुर। तो उन्होंने तो अपनी वंशावली छाप दी इसके अंदर। जब वंशावली छप सकती है एक कैलीग्राफर की, जिसको हमने 4000 रुपए ऑनरेरियम दिया है, ये 4000 रुपए का हमने ऑनरेरियम दिया, इसमें लिखा हुआ है। जब ऑनरेरियम भी ले लिया, नाम भी लिख दिया, क्या बाबा साहब का इसमें एक फोटो नहीं लग सकता प्रियम्बल से पहले? ये मेरी आशा है, निवेदन है, सरकार से मांग है, सरकार से अनुरोध है कि ये काम स्वयं करना चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर का सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए उनको समर्पित होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इनकी विचारधारा हिंदू विचारधारा से हटकर थे। ये दुर्भावना। अभी आप हमारे साथ रतनलाल कैन साहब को सुन रहे थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे तथ्य उजागर किए हैं जो शायद आम जनता की पहुंच से तो बहुत ही परे हैं। यहाँ तक कि जो बुद्धिजीवी लोग कहे जाते हैं, शायद ही उनको ये सब पता हो। गौरतलब बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर को आज भी जो सरकारें हैं वो ना तो स्वतंत्रता सेनानी मानती हैं, ना ही संविधान निर्माता। दुनिया जानती है, कहती है, बोलती है, उसके बावजूद भी सरकारों की जो मंशा है वो आज तक जग जाहिर होती नजर आ रही है। जैसा कि अभी साहब ने कहा, कैन साहब ने, कि जो टेलीग्राफिंग में प्रेम नाम लिखा हुआ उसकी वंशावली लास्ट पेज पर तो छाप दी गई है, मगर जो ये पेज है, जब संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद जी को ये संविधान दिया जा रहा था, इसकी जो फर्स्ट कॉपी थी जिसमें दोनों की एक्सेप्टेंस भी है, देते हुए और लेते हुए, तो ये जो फोटो है ये संविधान के अंदर होनी ही चाहिए थी। अब ये सरकार के मंशा के ऊपर लगता है कि आखिर ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जद्दोजहद करने के बाद 14 अप्रैल की जो छुट्टी है 1987 में गजेटेड पास होती है, उसके बाद आज तक उसे वो तमगा दोबारा नहीं दिया गया। जनता कब जागेगी, विद्वान लोग कब जागेंगे, और जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, आखिर वो लोग कब जागेंगे अपने हक और अधिकार लेने के लिए? ये बड़ा प्रश्न है। देखने वाली बात है कि अब आने वाला समय किस और करवट लेता है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।